आज बात करने वाले हैं भारत में चल रही इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में हो रही है उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पर। नमस्ते। बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मयंक है। ओवरऑल मैं ये नहीं कहता कि ये कदम खराब है। ओके, इट्स अ प्रैग्मेटिक ऐसा स्टेप है जो परफेक्ट तो नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है। और बेनिफिशियल वो तब है जब आप स्पेशली ये मेजर मेंटेन करें कि जितनी भी इन्वेस्टेड पार्टीज़ हैं इस ट्रांजैक्शन में उनको सबको किसी ना किसी वे में फ़ायदा हो। ये ना हो कि किसी का नुकसान हो रहा है और उसका नुकसान करके हम दूसरी पार्टीज़ का फ़ायदा कर रहे हैं। अब किसानों का फ़ायदा करने के लिए अगर आप पूरे देश के कंज्यूमर्स का, आ, पेट्रोल यूज़र्स का नुकसान करेंगे तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपकी ये पॉलिसी आपको फ्रूटफुल नहीं रहेगी। तो इसलिए इस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। जैसा लोग बात कर रहे हैं कि भाई नितिन गडकरी और उनके रिश्तेदार हैं जो एथेनॉल प्रोडक्शन में हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। और मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नितिन गडकरी के रिश्तेदार इस पूरे सिनेरियो में कुछ पैसा बना रहे, लाइक अगर वो अपना काम क्लीनली कर रहे हैं, वो सारे पैरामीटर सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि रेगुलेशंस के पैरामीटर्स होते हैं, या कंप्लाइंस के पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पर उसको फॉलो करते हुए अगर वो पैसे बना रहे हो तो उस पैसे बनाने में कोई बुराई नहीं है। पर क्या किसी तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट है इस पूरी पॉलिसी को प्रमोट करने में? अगर वो वेस्टेड इंटरेस्ट है तो वो पता करने की ज़रूरत है, वो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। सो इसलिए इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ कंज्यूमर को क्या मिल रहा है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देन टेक्निकल एडाप्टेशन पे बात आती है। ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला कि R&D की जा सकती है कि फ्लेक्स फ्यूल्स, कंप्लायंस वाले व्हीकल्स कैसे बनाए जाए। अगर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना R&D करके उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लिया जाए। और यू नेवर नो, अगर आप उस टेक्नोलॉजी में आपकी एक्सपर्टीज़ बनती है तो कल को जब दूसरे देश उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जाएंगे तो आप उस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप अपनी अपनी कार्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे लेने की भी बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होने चाहिए, कंज्यूमर्स के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स होने चाहिए। और श्योर आपने किसानों के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स बनाए हैं, बट उसमें भी साथ ही साथ ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन का एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। कि किसानों के लिए जो इंसेंटिव ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम मान लो दाल उगाते थे तो तुम शुगर केन उगाने लगो। उनके लिए इंसेंटिव ये होना चाहिए कि तुम जो कुछ उगाते थे उससे जो कुछ वेस्ट आता था, जो पहले जिसको डिस्पोज करना भी मुश्किल था, आ, जिससे कुछ भी नहीं मिलता था, अब इवन उस वेस्ट से भी वो कुछ कमा सकते हैं। तो पॉलिसी उस वे में उस डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि अल्टीमेटली ये जो गेम बने वो पॉजिटिव सम गेम बने। ये कोई ज़ीरो सम गेम बनाने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब लास्टली मैं बस एक छोटे से टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, और वो है इस पूरी ब्लेंडिंग से रिलेटेड इशू का फिलोसॉफिकल एक एंगल। और मेरे लिए वो फिलोसॉफिकल एंगल बहुत ही सिंपल है। दो चीज़ें दो चीज़ें जिसके बारे में मैं मोर और लेस, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो मैं हमेशा रोता रहता हूँ। पहली है चॉइस, कि मेरा ऐसा मानना है कि भारत में इंडिविजुअलिटी नहीं है, इंडिविजुअल चॉइस नहीं है। हम फिलोसॉफिकली एक ऐसा देश है जो ग्रुप राइट्स को इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर रखते हैं। हम हमारी फ़िलॉसफ़ी ऐसी फ़िलॉसफ़ी है जहाँ पर आ, एक इंडिविजुअल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितनी एक ग्रुप को मिलती है। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो सीधा सीधा सा मुद्दा है कि भाई मैं एज अ कंज्यूमर, मेरा ये अधिकार है कि मेरे पास चॉइस होनी चाहिए कि मुझे कैसा ब्लेंड वाला पेट्रोल चाहिए। मैं एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। म- कोई सरकार ये नहीं डिसाइड कर सकती कि मैं मेरी गाड़ी में किस तरह का फ्यूल डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरी गाड़ी में
अगर मैं केरोसिन भी डालकर मैं चलाना चाहूँ तो आप मुझे उसके लिए फ़ाइन कर सकते हो कि अगर एमिशन ज़्यादा है तो आप मुझे फ़ाइन कर सकते हो, बट कल को अगर मैंने, मान लीजिए मेरी एक ऐसी मोटरसाइकिल बना ली जो पानी पर चलती है और उससे कोई एमिशन भी नहीं है, उससे किसी तरह का मैं कोई रेगुलेशन नहीं तोड़ रहा हूँ, उससे किसी तरह का कोई नियम कायदा नहीं तोड़ रहा हूँ, तो क्या आप ये बोलोगे कि गवर्नमेंट मेरे सर पे गन रख के बोलेगी कि नहीं भाई तू तो E20 पेट्रोल वाली ही गाड़ी चलाएगा? जो पहला इशू, मैं शायद ये पीपड़ी हमेशा ही बजाता रहता हूँ और शायद हमेशा ही बजाता रहूँगा कि भारत में एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जब तक एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, पूरी सोसाइटी को क्यूमुलेटिव इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिलेगी। और हो सकता है आपको ये मुद्दा बहुत छोटा सा लगे कि मैं चॉइस को लेकर क्यों इतना हल्ला कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि मेरे पास चॉइस होनी चाहिए। अगर मैं किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास ये चॉइस होनी चाहिए कि मैं मेरे कमाए हुए पैसे को किस तरह से खर्च करना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट मुझे आके नहीं डिक्टेट करनी चाहिए कि मैं मेरे पैसे को कैसे खर्च कर रहा हूँ। और सेकंड मुद्दा जिस जिसको लेकर मुझे हमेशा से परेशानी है, वो है भारत में रेगुलेशंस। हम एक ऐसा देश है जो रेगुलेशंस बनाते तो बहुत हैं, हम बहुत सारे नियम कायदे बनाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पैथेटिक है। और यही एक, मान लीजिए मैं जैसे ये बोल रहा था कि मेरे पास चॉइस होनी चाहिए कि मैं E0 पेट्रोल खरीद रहा हूँ कि E10 खरीद रहा हूँ कि E20 खरीद रहा हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे रेगुलेशंस इतने वीक हैं कि अगर मैं E0 खरीद रहा होऊंगा तो भी मेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को मिल तो E20 ही रहा है पर बोला जा रहा है कि E0 है। मेरे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अगर उस पेट्रोल का, मान लीजिए मैंने टेस्ट कराया और वो E0 नहीं निकला, वो निकल गया E20 या E10, तो रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उसी के उसी समय उस पेट्रोल पंप पर ताला मार दिया जाए। अगर आप यूरोप आएंगे तो आप एक चीज़ जो पाएंगे कि यहाँ हर चीज़ रेगुलेटेड है। जब करप्शन भी रेगुलेटेड वे में होता है ना तो ठीक लगता है। जैसे आप यहाँ आएंगे यूरोप में और आप, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी कि ये क्या एब्सर्डिटी है कि मैं यहाँ टॉयलेट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को पैसा देना पड़ रहा है। पर वहाँ आप देखेंगे कि वो टॉयलेट्स क्लीन है। जब आप उनके लिए पैसे देते हैं तो वो टॉयलेट्स क्लीन है। अगर वो क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं रखेंगे तो उनके वो टॉयलेट्स बंद कर दिए जाएंगे। तो फिर पैसा देना अखरता नहीं है। तो पहली चीज़, जो सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए वो है कि एक रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर बनाया जाए। रेगुलेशंस को हल्के में नहीं लिया जाए कि अगर कोई नियम कायदा, पहली बात तो कोई नियम कायदा बनाओ मत जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन की ताकत होनी चाहिए। और जब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की ताकत हो, उसके बाद आप नियम ऐसा बनाएं कि अगर उस नियम को कोई तोड़ रहा हो तो देन देयर शुड बी बिग रिपरकशंस। अगर हल्के हल्के में आप सारे काम करते रहेंगे तो आप ये भूल जाइए कि जो सिचुएशंस हैं वो इम्प्रूव होंगी। सो यही मेरा अल्टीमेटली टेक अवे, जो मैं इस पूरी सिचुएशन को पढ़ रहा था। ऑब्वियसली मैं इसके टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे एस्पेक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, बट जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है भारत में किसी भी टॉपिक का, वो है उसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट। और फिलोसफिकल एस्पेक्ट में भी सबसे पहली प्रायोरिटी एक इंडिविजुअल, एंड सेकंड एक माहौल बनाइए जो माहौल रेगुलेटेड माहौल हो। मैं ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि जाकर ये ढूंढूं कि किस पॉलिटिशियन का कितना फ़ायदा हो रहा है इस पूरी प्रोसेस में। लेकिन हाँ, मैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होनी चाहिए। लेकिन एज अ कंज्यूमर, एज एन इंडिविजुअल, मुझे सिर्फ दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। पहला, मुझे चॉइस दे दो। सेकंड, मुझे गारंटी दे दो कि जो चॉइस मुझे मिली है, आप, और जो भी चॉइस मैंने एक्सरसाइज की है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? आपकी व्हीकल की क्या परफॉर्मेंस है? एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस अगर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री। दिस इज़ इट। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट।
थैंक यू, टेक केयर।